हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे जो जनवरी 2019 में हुआ था। पेपर फर्स्ट है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए है। भाग नंबर 1, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल्यांकन को डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन यह जानने के लिए किया जाता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वह प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। परीक्षा की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक शब्द है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। इसमें छात्रों के विषय विशेष में योग्यता का आकलन किया जाता है, बल्कि यह भी जानने के लिए प्रयास किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ऑप्शन नंबर ए, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्त प्रक्रिया। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति एक बार संरचना को सीख जाता है तो भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। विद्यालय में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का सीधा संबंध छात्रों से होता है। शिक्षक बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सहायता होता है। वह छात्रों को प्रगति की राह दिखाने वाला एक पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की गलतियां डैश। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं।
ऑप्शन नंबर डी, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि वे उसमें असफल रहते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। कहा जा सकता है कि बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है जो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर 5, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत विधि। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी, निगमनात्मक विधि। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहते हैं। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर सी है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। ऑप्शन नंबर डी है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है, जिससे छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को सहजता से करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। ऑप्शन नंबर ए,
बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर। ऑप्शन नंबर ए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर एक जैविक निर्धारक है। ऑप्शन नंबर डी, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। 1970 तक स्त्री और पुरुषों में जैविकीय लक्षणों के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया जाता था। बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान लिंग भेद के अध्ययनों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया, जिससे स्त्री और पुरुषों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थताओं के आधार पर भिन्नताओं की खोज की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्व। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर डी है, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेष है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि अपसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। बहुबुद्धि आयामी बुद्धि के संबंधित सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। नंबर 1, भाषाई बुद्धि। नंबर 2, तार्किक गणितीय बुद्धि। नंबर 3, स्थानिक बुद्धि। नंबर 4, शारीरिक गतिक बुद्धि। नंबर 5, सांगीतिक बुद्धि। नंबर 6, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। नंबर 7, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। नंबर 8, प्रकृतवादी बुद्धि एवं नंबर 9 अस्तित्ववादी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? ऑप्शन नंबर ए, सरकार। ऑप्शन नंबर बी, मीडिया। ऑप्शन नंबर सी, परिवार। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम। ऑप्शन नंबर ए एक निष्क्रिय गतिविधि है। ऑप्शन नंबर बी एक अनुबंधित गतिविधि है। ऑप्शन नंबर सी एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर डी एक व्यक्तिगत गतिविधि है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लेवाइगोस्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं और मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चे का ध्यान, अवबोध व स्मृति क्षमताएं ज्ञान के विभिन्न उपकरण हैं जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है और फिर अपने अनुभवों को वैश्विक करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ऑप्शन नंबर ए विलंबित अनुकरण। ऑप्शन नंबर बी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन नंबर सी वर्तुल प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालकों में विचारों की अनुत्क्रमणीयता प्रारंभ होती है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है एवं उनमें अंतर समझने लगता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को इकट्ठा करता है तथा पहली अवस्था की तुलना में अधिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी खाली प्लेटों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी छोटे वयस्कों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना है। इससे किसी भी कार्य को करने में बालक के हाथ, पैर और मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को रचनात्मक ज्ञान तथा उनके खोजी प्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्व क्रियात्मक अवधि। ऑप्शन नंबर बी
बाल्यावस्था की समाप्ति। ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी मध्य बाल्यावस्था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। किशोरावस्था अर्थात परिपक्वता की ओर जाना। किशोरावस्था संवेगात्मक उथल पुथल एवं तनाव का समय होता है। किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। एडोलसेंस शब्द लैटिन एडोलसेंस से बना है। इसका तात्पर्य है कि बुद्धि करना या वृद्धि करते हुए परिपक्वता प्राप्त करना या वयस्कता की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन नंबर ए को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेरणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात का पता चलता है वह है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करता है बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन नंबर ए अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। ऑप्शन नंबर बी है, परिष्कृत चालक विकास, चालक विकास। ऑप्शन नंबर सी है, शीर्षगामी या अधोगामी। ऑप्शन नंबर डी है, अधोगामी या शीर्षगामी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत यानी स्थूल से चालक विकास का क्रम जो है वह स्थूल से सूक्ष्म तक है। क्वेश्चन नंबर 20, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए जेंडर सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी जेंडर प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर सी विकसित जेंडर पहचान। ऑप्शन नंबर डी जेंडर रूढ़वादिता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जेंडर रूढ़वादिता। जेंडर पुरुषों और स्त्रियों की उन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की ओर संकेत करता है जिनकी रचना हमारे परिवार, समाज और संस्कृति द्वारा की गई हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़वादिता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। ऑप्शन नंबर ए उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने
का अपना नज़रिया आदि। बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चा अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। शिक्षक को उनके इन अनुभवों का संचय कर शिक्षण में प्रयुक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। ऑप्शन नंबर सी है यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिन्यास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास अवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भ्रांत वार्ता। ऑप्शन नंबर बी समस्यात्मक वार्ता। ऑप्शन नंबर सी अहम केंद्रित वार्ता। ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत वार्ता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत वार्ता। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन नंबर ए विशेष शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी मुख्यधारा शिक्षा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा। समान तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षक को चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 25 एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। ऑप्शन नंबर बी यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ऑप्शन नंबर सी वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ऑप्शन नंबर डी है वह विशेष संस्कृतियों या समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक केवल शिक्षण के प्रति रुचि रखें यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखनी चाहिए। कक्षा में विविध धर्मों एवं संस्कृति के बच्चों के संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व देते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण। ऑप्शन नंबर बी मुख्यधारा शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें 1 से 8 तक
शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित, चाहे वह किसी बोर्ड या संस्था से संबंधित हो, में लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन नंबर ए पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम की उपयोगिता होना आवश्यक है। शिक्षक को उन्हें प्रश्न पूछने और जानकारियों का विश्लेषण करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही और विषय में उनकी समझ निर्मित करने में उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए निर्देश एवं संचालन, ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण एवं स्मरण सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर सीखता है, अतः निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण ही सार्थक अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभका के बच्चों को स्तंभका में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभका में नंबर ए प्रतिभाशाली जो है ये शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता से है। नंबर 2 अधिगम आसक्तता ये स्तंभका में ए है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। नंबर 3 है सृजनात्मक, स्तंभका में मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। नंबर 4 अवधान कमी अति सक्रिय व्यक्तिक्रम, यह है स्तंभका सी आसानी से विचलित होने की आदत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ऑप्शन नंबर ए वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा सीखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी है वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीख सकते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों से सक्रिय रूप से भाग लें। अतः सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, औपचारिक व अनौपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है।